हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एक तरीके का मॉक टेस्ट होने वाला है जहां पे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग यहाँ पर लाइव आ जाइए, एक बार थम्स अप कर दीजिए। दोपहर को क्लास लेनी थी लेकिन यहाँ पर नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई, बट अब इस क्लास को लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर आ जाइए लाइव एक बार, और साथ ही वीडियो को एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और आने वाले 2025 एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एज अ प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, यानी 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा जहां से आपको सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ में। क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने, जल्दी से थम्स अप कर दो एक बारी। इंडिया, छोटी आशु, एक बारी जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई आप सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है। सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है, एक बारी जल्दी कंफर्म कर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन है आपका नीति आयोग से जुड़ा हुआ। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने। आंसर करिए इस क्वेश्चन का कि सही आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन नंबर वन, नीति आयोग का मतलब, यानी यहाँ पर सीधा सीधा नीति आयोग से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है और आपसे उसका पूछा जा रहा है फुल फॉर्म, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर वन, और सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर आपको एक चीज, हाँ कल नहीं हुआ था प्रतीक, कल नहीं हुआ था लेक्चर, तो आज यहाँ पर दो क्लासेस होने वाली हैं। जल्दी से पहले इसको फिनिश कर लीजिए और फिर मेरी कोशिश रहेगी कि 9:30 बजे तक आपकी जो दूसरी थ्योरी क्लास है कुछ एमसीक्यूज में आप लोगों को करवा सकूं। तो क्वेश्चन नंबर वन नीति आयोग से जुड़ा हुआ एग्जाम में आया है। नीति आयोग कब आया था जल्दी से मुझे बताएंगे। नीति आयोग, क्वेश्चन आता है पहला स्टेटमेंट, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है। दूसरी चीज पूछी जाती है कि कौन से ईयर में नीति आयोग बना था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर। थर्ड पूछा जाता है कि क्या ये एक थिंक टैंक है, क्या ये एक थिंक टैंक है। तो ये तीन चीजें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं स्टेटमेंट में। तो कब आया था? आईएसडीयू, बिल्कुल सही, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन मैं वही पूछती हूँ जो स्क्रीन पे अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए ये जरूर देखा करो कि स्क्रीन पे वो चीज अवेलेबल है या नहीं। नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीति इनपुट प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स। सबका ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन पे, और लास्ट में वीडियो के क्या करेंगे, अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे। टू प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इफ, यानी दो प्रतिज्ञप्तियां व्याघाती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी हैं, व्याघाती हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर टू, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, किसका किसका संबंध? कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे है ना, यानी अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध यही होगा ना। विपरीत संबंध होता है ए और ई में, कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध होता है आपका ए में, आपका ओ में, है ना। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन सेम ऐसे ही ई और आई में, यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक आपका निगेटिव में चला जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव में चला गया। तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे को डिनाई करती हैं या नकार देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, दो प्रतिज्ञप्तियां व्याघाती हैं यदि एक दूसरे का निषेध करती हैं या नकार देती हैं, ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका जुड़ा है डेटा इंटरप्रिटेशन से। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि डीआई के क्वेश्चन बिल्कुल अलग लगते हैं,
यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन लेकर आई हूँ, पढ़िए, आंसर करिए, 60 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, देखिए कितना आता है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। सभी 6 वर्षों के दौरान, 6 वर्ष कौन से हैं, 2014 से लेके 2019 तक के, शहर के से परीक्षा में शामिल होने वाले, के मतलब परीक्षा में शामिल होने वाले, ए फॉर अपियरिंग, पी फॉर पास। ए फॉर अपियरिंग, जो अपियर कर रहे हैं, ठीक है, पी फॉर हो गया पास, जो जिन्होंने पास कर लिया। तो परीक्षा में शामिल होने वाले यानी अपियरिंग अभ्यर्थियों की कुल संख्या, वहां से उत्तीर्ण करने वाले यानी पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बीच में कितना अंतर है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको के का वैल्यू निकालना है, ए और पी आपस में माइनस करना है, सभी 6 वर्षों के लिए, यानी टोटल करिए ए का, टोटल करिए पी का, और आपस में माइनस कर दीजिए, बस काम खत्म। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एडिशन, जोड़ना, जोड़ो और आपस में माइनस कर दो। के में ए को जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, याद रखो, जब इस तरीके से जोड़ा जाता है तो सीधा सीधा जोड़ा जाता है। तो 782, 804, 720, 750, 824, 850 ईयर वाइज जोड़ा जाएगा, तो ईयर वाइज ऐसे जोड़ा जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो, यहाँ पे आप सभी के सामने डीआई का क्वेश्चन है। कितना नंबर है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है भाई, सिंपल सा, मैंने कहा ए का निकाल लो, पी का निकाल लो, क्योंकि ए फॉर क्या हुआ, अपियरिंग, पी फॉर हो गया पास, के लिए पूछा गया है, सबसे अच्छी बात है 6 साल लगातार सारी ईयर्स के लिए पूछा गया है, और आपस में भाई इनका माइनस कर दो। देखते हैं सबसे फास्ट आंसर कौन करेगा। रंजना ने आंसर किया है डी सबसे पहले, बिल्कुल सही जवाब है रंजना, बहुत बेहतरीन। रंजना, अर्पित, साबिया, जय श्री राम, आशा, बहुत सही आंसर। अब देखो, अगर हम लाइव क्लास में ये सॉल्व कर सकते हैं भाई, एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहा था मैंने, पहले ए को जोड़ लो, अपीयरिंग यानी जो शामिल हुए हैं, पी फॉर पास, उनको जोड़ लिया, आपस में माइनस कर दिया, 2090 आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डरो नहीं, डरोगे तो फिर हाल खराब हो जाएंगे। चलो सॉल्व करना शुरू करो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो टेबल और कुछ नहीं लिखा है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है, यानी हमें जो भी निकालना है सिर्फ क्वेश्चन और इस टेबल से निकालना है। इन्होंने कहा 2015 के दौरान, 2015 कहाँ है, ये रहा, सभी चारों शहरों से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड याद रखना है, उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या कितनी है, किससे निकालना है, 4 शहरों से। तो 2015 का जो भी पास करा हुआ स्टूडेंट है उसकी टोटल निकाल लीजिए, सिर्फ पासिंग का, के एल एम एन सभी के लिए, और किससे डिवाइड करना है, 4 से, इंटू कर दीजिए 100, क्योंकि 4 शहरों के बारे में बात हुई, आंसर आ जाएगा। 2015 में अगर हम पासिंग की बात करते हैं, पास कैंडिडेट की बात करते हैं, तो 472, 324, 480 एंड 840, इन चारों को जोड़ लीजिए। तरीका मैं बता रही हूँ भाई, फॉलो करना आपका काम है। 324, 480 सिर्फ पासिंग लेना है हमें। कई लोग क्या करते हैं, पासिंग की जगह अपीयर जोड़ देते हैं, इनको जोड़िए, इनका जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी जोड़ के बताओ इनको आंसर, टोटल बताओ, जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा पता चल जाएगा। जोड़ो, 2 और 4 कितने हुए, 6 हो गया। आगे इसमें क्या आएगा, जल्दी जल्दी जोड़ो। राधा, आंसर क्या होगा ये बताइए। जब हम इस टोटल को जोड़ेंगे, टोटल का क्या होगा, जिन्होंने भी सॉल्व किया है वही आंसर बता पाएंगे, बाकी तुक्के माने जाएंगे। इनको चारों को जोड़ के बताओ कितना है, 2116। अब इन्होंने कहा है 4 शहरों के लिए, तो भाग दे दीजिए 4 से, यानी 4 का भाग इसमें दे दो औसत निकालने के लिए, 4 शहरों के लिए। अब कितना आ जाएगा, 4 का भाग दो जरा, 2116, 2116 को भाग दीजिए 4 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 529। आपका यही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये वाला? ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है यहाँ पर अभी नंबर लिखे हैं, एग्जाम में परसेंटेज आए, लेकिन निकलेगा यहीं पर ही। तुक्का भी सही हो जाता है, चलो, लेकिन सीखोगे निक्कू तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। अगर चीज सिखाई जा रही है उसको सीखो, बाद में एग्जाम में कैसा पेपर आता है वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 5, शहर के की बात करें। शहर के में 2018 में उत्तीर्ण यानी कि 504 अभ्यर्थियों की संख्या वहां से ही वर्ष 2017 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से कितनी प्रतिशत बढ़ी है। जब आपसे कहा जाए कि कितना प्रतिशत बढ़ा है, बढ़े का मतलब हमें डिफरेंस पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2017 जो पासिंग है वो है 360, 2017 पहले आया। हम कैसे निकालेंगे? पहले से तो निकालेंगे कि 2017 में मेरे 50% मार्क्स आए थे, 2018 में 60% आए, 10% बढ़ गए, है ना। तो अब क्या करेंगे, 2018 में ले लिया, के लिए कितना निकलेगा? 504। अब इस संख्या को कैसे निकालेंगे? अब इसमें क्या कर दीजिए, 504 माइनस करिए 360, 504 में सॉल्व करो, मेरे तरीके से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व होगा। 504 में माइनस, सिर्फ मैंने माइनस करने के लिए कहा है भाई, कितना हो गया? 144। ये क्या हो गया? हमारा डिफरेंस हो गया। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन दोनों को माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे हम? डी यानी डिफरेंस यानी 144 को लिखेंगे ऊपर, 144 को लिखेंगे ऊपर, इंटू क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है, तो इंटू करेंगे 100। नीचे किसको लिखेंगे? हम किससे निकाले हैं? पुराने साल से निकालेंगे। जो भी संख्या पहले आएगी उसी से निकाली जाएगी। अब 2017 पहले आ रहा है, ए बी सी डी में ए पहले आ रहा है, तो जो भी संख्या पहले आती है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ नीचे किसको लिखेंगे? 360 को लिखेंगे। अब एक जीरो यहाँ से हटा दो, एक जीरो यहाँ से हटा दो, 2 से डिवाइड करते जाओ, आंसर खुद आपके सामने आ जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका? जल्दी से कमेंट करिए। सिंपल सा है, अब कुछ नहीं करना। 36 और 144 आपस में डिवाइड कर दो, बाद में जीरो देख लेना, समझ लेना। कितना आंसर आना चाहिए यहाँ पर? कम से कम आना चाहिए 40%। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी, 40%। सही आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल सा हमने काम करा था, उनका डिफरेंस पता किया। जब भी आपसे कहा जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो हमने उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। क्यों 100 क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 100 लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। नीचे कौन सी संख्या लिखेंगे? जो भी पहले आएगी। अगर ए बी सी डी पहले है, मान लीजिए आपसे कहा गया कॉलेज ए है और कॉलेज सी है, तो कॉलेज ए पहले आएगा। सेम ऐसे ही 2017, 18, 19 अगर संख्या लिखी तो हम किससे निकालेंगे? पहले 17। जो भी संख्या पहले आती है उसको पहले नीचे लिख देंगे, डिवाइड करेंगे, 40% आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सभी 6 वर्षों के दौरान एम, 6 वर्ष 2014 से 19 तक, एम में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, उत्तीर्ण यानी जितने पासिंग है इनका टोटल कर लीजिए, पी का टोटल करिए, और उन्हीं 6 वर्षों के दौरान परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। अब इसका भी टोटल कर लीजिए, इसका भी टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे दोनों का, ठीक है। टोटल करके बताओ ए और पी। अब आप अगर चाहते हो डीआई में अच्छे मार्क्स लाना, तो भाई आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्पीड होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जल्दी से मुझे आप सभी लोग ए का टोटल बताइए कितना है, पी का टोटल बताइए कितना है। सिर्फ मैं टोटल पूछ रही हूँ, अब टोटल में मुझे नहीं लगता तुक्का लगाने की कोई जरूरत है। एम से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या उन सभी 6 वर्षों के दौरान एम से परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है?
भाग लेने वाले अभ्यर्थी यानी अपियरिंग को लिखेंगे नीचे, पास किसको लिखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे। क्या बताया था आपको, कितना प्रतिशत है, तो हमारे को किसके बारे में पूछा है कि किससे निकालना है, परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत है। तो अपियरिंग को लिखेंगे नीचे, ऊपर लिखेंगे पास को, इनटू कर देंगे 100, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे को बस इतना देखना है कि हमारा पी की वैल्यू क्या है, हमारे ए की वैल्यू क्या है, बस उन्हीं को जोड़ दीजिए, आपका जो सही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो 60% के लगभग आएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था, 2500, 2564 और 4275। तरीका समझ में आ गया। अगर हमें कमी या वृद्धि निकालनी है तो ऊपर हम डिफरेंस लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। देखो प्रतिशत में यहाँ भी 100 लिखा है, यहाँ पर भी 100 लिखा है, दोनों सही रहेंगे। बस अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे हमें उन दोनों का अंतर करना है और नीचे जो भी संख्या हमारी पहले आई है, जो भी ईयर पहले है उसको पहले लिखेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर तो सिर्फ इन दोनों की वैल्यू पूछी है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम नीचे किसको लिखे ऊपर किसको लिखे, तो याद रखो जब जो संख्या पहले ऊपर पूछी जाती है, उत्तीर्ण, भाई नेचुरल सी बात है, जो उत्तीर्ण होंगे, जो पास होंगे वो कम होंगे, है ना, और जो अपियरिंग होंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया वो ज्यादा होंगे। जो ज्यादा संख्या जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो नीचे आती है, इनटू कर दीजिए 100, ठीक है। क्योंकि उत्तीर्ण भाई पास कितने होंगे, 10%, 5%, 15%, लेकिन अपियरिंग ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ही हम निकालेंगे, तो नीचे लिखेंगे अपियरिंग जहां जो इसमें पूछा गया है, ऊपर लिखेंगे जो लो वैल्यू है उत्तीर्ण की, इनटू कर देंगे 100, जब हमें परसेंटेज निकालना है सही आंसर 60%। क्वेश्चन नंबर 6, अरे वाह भाई कंप्लीट कर दिया जिन्होंने भी यहाँ पर सच में सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6, जितने डीआई के क्वेश्चन पूछे हैं जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो अगर उनको समझ में आ गया कि एक्चुअली में यहाँ पर किस तरीके का कैलकुलेशन करना था। जिनको भी यहाँ पे समझ में आ गया कि डीआई को अब हमें डरना नहीं है बल्कि उसको सॉल्व करना है, जिसको जिसको समझ में आ गया, जिन्होंने किया है, देखो करके देखोगे जल्दी समझ में आएगा। वहीं अगर नहीं करके देखोगे तो फिर यार लगेगा कि अरे जो है हमने पढ़ लिया होता तो एग्जाम में अच्छा हो गया होता, तो हमें वो काम नहीं करना। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, ऑलरेडी टेलीग्राम पे पीडीएफ है, आप लोग वहां से पढ़ो, बुक डाउनलोड करो, जितने क्वेश्चन पेपर हो सके सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। आगे बढ़े, चले आगे बढ़ के काम करते हैं भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे, और टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी जल्दी, क्लियर, वेरी गुड। जितना अच्छे से क्लियर कर लोगे ना यार उतनी ही मजा आने वाली है आप लोगों को। यही तो बात है, यहाँ पे जितनी लाइव क्लासेस में आप सॉल्व करते जाएंगे उतना मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसमें मननात्मक यानी रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव में आपको पता है जहां पे आप अपनी चीजों को, सबसे हाईएस्ट लेवल है, आपको पता है किससे जुड़ा है ये किससे जुड़ा है, ये दिमाग से जुड़ा है। मननात्मक, जो चीज आप क्रिटिकल थिंकिंग सॉल्व करते हैं किससे करते हैं, दिमाग से करते हैं। जब कोई भी चीज रिफ्लेक्टिव लेवल में आएगी वहां पर सीधे सीधे कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी हो जाएगी, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए।
रिफ्लेक्टिव लेवल, पहला सबसे छोटा मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के लिए, प्रयोजन कथन यानी पर्पस स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस that are narrow and measurable word यानी मेजरमेंट हो जहां पे, mark the characteristics feature of which research type। सीधा सीधा आंसर है, जहां भी हम परिकल्पना का इस्तेमाल करते हैं, शोध प्रश्न का इस्तेमाल करते हैं, बिना देखे बिना समझे तुरंत एक्सपेरिमेंटल पे टिक कर दीजिए, क्योंकि यही एक वो रिसर्च है जहां पे आप रिसर्च क्वेश्चन का यूज करते हैं, पर्पस स्टेटमेंट का यूज करते हैं और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, इस तरीके से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9, टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से कौन सी प्राच्य या ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है ए, यानी ऑप्शन नंबर ए एशियाटिक सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी मद्रास संस्कृत कॉलेज और ऑप्शन नंबर डी मैथिक सोसाइटी। भारत में प्राच्य अधिगम संस्थान या प्राचीन शिक्षण संस्थान, प्राच्य का मतलब प्राचीन, एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत और मिथिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1774 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य यानी प्राचीन अध्ययन को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टाइम स्टार्ट हो गया है अब। जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन का सही आंसर चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 किसके बारे में बात करी गई है, किशोर यानी जो टीनेजर जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उसके सामाजिक और नैतिक विकास को निर्धारित करती है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी वो क्या करते हैं, नायक पूजा की ओर चेष्टा करते हैं, यानी दूसरों के तरीके बनने की कोशिश करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग, फॉर इमुलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है कि शोध के संदर्भ में पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 ज्यादातर यहाँ पर आंसर आपका गया है बी, सही आंसर है डी। वेरी गुड, सबके सब एक साथ हो गए बोल्ड, सिर्फ मैसी का आंसर सही है। उर्वशी जॉली आईएस दीव, जहां पर क्वेश्चन नंबर डाल दो नहीं तो कंफर्म नहीं हो पाएगा। राधा का सही है, जॉली का सही है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी आंसर नहीं सही है भाई, डी आंसर सही है इस क्वेश्चन का। और सही आंसर है सबसे पहले सर्वे हो गया, सर्वे के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। शोध के संदर्भ में रीडिंग स्किल्स का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो है सबसे पहले सर्वे होगा, सर्वे के बाद क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद रीड करेंगे, रिकॉल करेंगे और लास्ट में देंगे रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 12 और सही आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट हो गया है अब। जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक लेना चाहता है कि घर पर डिलीवरी हो, तो फ्लिपकार्ट की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को हमारे चैनल पर दिखने वाले हैं बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हमारे चैनल के प्रोफाइल सेक्शन पे, स्टोर पे जा करके परचेस कर सकते हैं चीजों को, बुक्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर पे और यहाँ पर जो शॉप दी हुई है उस पे सर्च करना ना भूले। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर, शोध के निम्नलिखित सोपानों यानी स्टेप में सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक कहाँ होता है, यानी किसमें सबसे ज्यादा हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो कल्पना। कल्पना का मतलब ही है परिकल्पना भाई, सही आंसर सी होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल एंड हाइपोथाइजिंग, चरों की पहचान करना और परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना यानी हम किसी चीज को सोच रहे हैं, किसी थ्योरी के बारे में सोच रहे हैं कि ये चीज कैसे हुई, तो क्रिएटिवनेस कहाँ पे आएगी, उसी चीज में आएगी। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। परिकल्पना क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, यानी एक हम सोच रहे हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ये जो हाइपोथेसिस है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, तो ये क्या है, टेंटेटिव, जिसे हम अंतरिम कथन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरिम कथन भी कहते हैं। उसको देखते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं और उसके बाद में उस पे देखते हैं कि हाँ भाई इस पे हमें आगे काम करना है या नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। जब किसी कक्षा में विभिन्न प्रदर्शन स्तरों वाले छात्र बड़ी संख्या में हो, तो शिक्षक को शिक्षात्मक अंतःक्रियाओं के लिए किस प्रकार का संप्रेषण जो है वो चुनना चाहिए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 30। जब किसी क्लास में प्रदर्शन स्तरों वाले छात्र बड़ी संख्या में हो, तो शिक्षक को शिक्षात्मक अंतःक्रियाओं के लिए किस प्रकार का संप्रेषण चुनना चाहिए, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। जब किसी क्लास में इस तरीके की चीज होती है तो वहां पर टेक्नोलॉजी सहायक कम्युनिकेशन का यूज करना चाहिए। इस विधि के चुनाव में शिक्षक अपनी शिक्षात्मक अंतःक्रियाओं का संचरण आसानी से और कुशलता पूर्वक कर सकता है। टेक्निकल माध्यम होने से विषय वस्तु को एक साथ सुना और देखा जा सकता है। जैसे इस समय इंटरेक्टिव बोर्ड आप देख रहे होंगे, स्कूलों में लग रहे हैं, कई जगह यूनिवर्सिटीज में भी लग रहे हैं, तो वो इसीलिए है कि जिससे कि सबको प्रॉपर वॉइस भी आ जाए। पता चला बहुत सारे लोग हैं, उन तक हमारी वॉइस ही नहीं पहुंची, कैंडिडेट तक अपनी वॉइस ही नहीं हम पहुंचा पा रहे हैं, तो ऐसे में किसका यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में टफ लग रहा है। एक व्यक्ति ने शॉपिंग मॉल से 3 चीजें खरीदी, जिसमें कि प्रत्येक की कीमत थी 1500 रुपए। 2 वस्तुएं खरीदी जिसकी कीमत है 1800 रुपए। कुल बिल पर उसे 10% की छूट दी गई, तो वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा। बहुत आसान है, अभी मैं आंसर दिखाऊंगी इसका। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला गया था ना।
अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कहा इन्होंने, शॉपिंग मॉल से 3 वस्तुएं खरीदी, उनकी कीमत है 1500, तो 1500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दिया 45, यानी 4500 सीधा सीधा आंसर आ गया। फिर 2 वस्तुएं खरीदी, उसकी प्रत्येक की कीमत, यानी एक की कीमत है 1800, तो 2 की कीमत कितनी होगी, 1800 को 2 से गुणा कर दो, यानी 3600 रुपए। इन्होंने कहा कि उनमें जो भी चीजें उन्होंने खरीदी उसमें 10% की छूट दी। अब हमारी जो टोटल वैल्यू है इन दोनों को मिला के होगी, क्योंकि 3 वस्तुएं है, ये 2 वस्तुएं यानी 5 वस्तु अगर हमने खरीदी है, तो इन दोनों को देंगे जोड़, तो निकलेगा कितना, 8100 रुपए। 4500 3600 को जोड़ देंगे, 8100 रुपए। अब हमें दी गई 10% की छूट, 10% की छूट निकाल लेंगे, 10%, ठीक है, 10 को ऊपर लिखा, नीचे 100, निकालेंगे कितना बना, 810। अब ये जो छूट दी गई, यानी उतने पैसे हमें कम देने पड़े, कितने पैसे कम देने पड़े, 810, तो 8100 में उस 810 को माइनस कर दो। अब हमें वो चीज डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ी, 7290 रुपए की। इन्होंने कहा तो वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, तो अब हमने जब पूरा मूल्य निकाल लिया, पांचों का निकाल लिया है, टोटल कीमत निकाल ली है कि डिस्काउंट मिलने के बाद कितनी है, तो हमारी कितनी वस्तुएं हैं, 3, 3 वस्तुएं खरीदी, फिर 2 वस्तुएं खरीदी, यानी 5, तो सिंपल सा 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा औसत मूल्य आएगा 1458 रुपए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। डिफिकल्ट है क्या ये क्वेश्चन, किसको किसको ये डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ भी नहीं किया गया, 15 इंटू 3 कर देंगे, टोटल वैल्यू निकल आएगी। इन्होंने कहा एक वस्तु 1500 की है, तो 3 खरीदेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो। 1800 की एक प्रत्येक वस्तु, यानी एक वस्तु अगर 1800 की है, तो 2 वस्तु लेंगे तो कितने की होगी, 3600 की होगी। यानी टोटल जो हमने सामान खरीदा 4500 और 3600, दोनों को टोटल करेंगे, 8100 रुपए बना। अब उसमें हमें मिल गई 10% की छूट, हमने टोटल सामान ले लिया, टोटल सामान में 10% की छूट दे दी। अब छूट मिली कितनी की, 810 रुपए की। 810 को माइनस करेंगे, कितना निकलेगा, 7290, यानी हमारी शॉपिंग हुई डिस्काउंट के बाद 7290 रुपए। अब उसमें औसत निकालने की बात की गई है कि मूल्य का औसत मूल्य, कितनी वस्तुएं हैं, 5, टोटल हमने खरीदा 7290 में, 5 से डिवाइड करेंगे, 1458 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15। वही मैं कह रही हूँ, चीजें जो दिखती हैं जरूरी नहीं है कि वो डिफिकल्ट ही हो, सॉल्व करके देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अब क्वेश्चन है कि 3, 2, 11, 14, 27, 34, 51 के बाद क्या आएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। इन लोगों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। अब देखो यहाँ पे 3 है, फिर 2 हुआ, फिर 11, तो क्या होता जा रहा है, देखो एक तरफ +2 -2 +2 -2, तो ये संख्या तो चली रही है, लेकिन जो संख्या है यहाँ पे 1 2 3 4 का स्क्वायर होता जा रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पर पहले का स्क्वायर हुआ, यानी 1 की वैल्यू, सेकंड भी स्क्वायर है, थर्ड भी स्क्वायर है, लेकिन एक में वो चीज प्लस होती जा रही है, एक में वही चीज माइनस हो रही है, फिर एक प्लस हो रही है, फिर एक माइनस होती जा रही है, तो सही संख्या निकलेगी 62। कितना निकलेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 62 इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ऐसे ही सीरीज वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आपने देखना है कि किस तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीमीडिया से जुड़ा आईसीटी का एक क्वेश्चन। Select the option that include file format suitable for distributing sound file across the internet.
भाई वीडियो को लाइक करते जाइए सभी लोग, सब लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे कि यहाँ पर पता चल जाए भाई आप लोगों को चीजें प्रॉपर समझ में आ रही हैं। जिसको भी अच्छी लगे क्लास, लाइक और शेयर तो जरूर कर दिया करो। तो यहाँ पर अगर आपसे साउंड फॉर्मेट की बात करी गई है, ये ध्यान रखना है किसके बारे में, तो ध्वनि फाइलों की बात की है, तो सही आंसर है डी। ध्वनि फाइलों का फॉर्मेट डिजिटाइज साउंड के द्वारा बिट्स बाइट को एक डेटा फाइल में ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही चर्चित तरीका है। इसमें अनकंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट होता है, लॉसी कंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट, लॉसलेस कंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट्स। WAV का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जैसे कि सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इनके फुल फॉर्म आ जाते हैं। पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसमें सीडी और डीवीडी आता है। WAV का फुल फॉर्म बताते चलिए भाई। WAV का फुल फॉर्म क्या होता है? वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट। मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिडी? सेम ऐसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, मिडी के अलावा WMA, ASP, MP3, क्या चीजें हैं, कौन कौन से फाइल फॉर्मेट है? AIFF, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको पढ़ना है आपने, क्योंकि इनके आते हैं फुल फॉर्म्स। बाद में पता चला आप कहोगे कि मैम मेरे को इनके फुल फॉर्म नहीं आए, एग्जाम में तो पूछे गए थे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको आप लोगों ने सबने पढ़ लेना है। क्या क्या किसके फुल फॉर्म होते हैं, साउंड फाइल कौन कौन सी होती है, कौन सी लॉसलेस कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट होता है, कौन सा लॉसी कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट होता है, और कौन सा अनकंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17। भाई इन्वायरमेंट को तो हम भूल ही नहीं सकते, भाई इन्वायरमेंट के तो क्वेश्चन इस समय आ ही रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत या सोर्सेस कौन से हैं? ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम, मेजर सोर्स बताने हैं आपको। और इस क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी A, B एंड D। ए फॉर एग्रीकल्चर रन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी फूड प्रोसेसिंग, और ऑप्शन नंबर डी सेवेज इनफ्लैट। मुख्य शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कृषि अपशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण और मल जल बहिस्राव है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जिससे जैविक तत्वों की एक निश्चित मात्रा को गलाया जाए, उसे हम जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं, यानी बीओडी कहते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म इस बार आया था एग्जाम में, जैविक ऑक्सीजन डिमांड। पानी में बीओडी की मात्रा प्रदूषण के स्तर का सूचक होती है, यानी ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं जितनी भी ऑक्सीजन होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। बायो ऑक्सी डिमांड, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल यानी कि अगर वो खत्म हो गया तो हमें फिर दोबारा मिल जाएगी वो चीज। अगर खत्म भी हो गया तो दोबारा रिन्यू हो जाएगा, ऐसी कौन सी है? आंसर करो दीपिका, क्वेश्चन नंबर 18। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत, यानी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से ही नवीकरणीय की क्षमता रखते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य, पवन ऊर्जा, पानी, मिट्टी, जंगल, भूतापीय ऊर्जा, जैव विविधता इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। कुछ नवीकरणीय संसाधन
असावधानी पूर्वक प्रयोग करने के कारण नष्ट हो सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में है और उनके नवीकरण में हजारों वर्ष तक लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, अगर खत्म हो गए तो दोबारा आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये वाला? रिसर्च टूल है और मेजरमेंट स्केल। चलो, क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ ये बताना है इनमें से कौन सा रेशियो, कौन सा ऑर्डिनल, कौन सा इंटरवल और कौन सा नॉमिनल स्केल का यहाँ पर मेजरमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू नामिक मापनी में आता है। नामिक मापनी यानी ऑप्शन नंबर 4 नॉमिनल स्केल में। इंटेलिजेंट, अगर हमें किसी का एप्टीट्यूड टेस्ट करना है तो अंतराल मापनी के अंतर्गत आता है। कौन सी मापनी के अंतर्गत? अंतराल यानी इंटरवल स्केल के अंतर्गत। अगर हम एप्टीट्यूड या वैल्यू टेस्ट लेते हैं तो ऑर्डिनल स्केल में आएगा, क्योंकि रैंक होती है। क्यों ये अभिवृत्ति और मूल्य क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रैंकिंग मिलती है। और वहीं स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट की बात करें तो अनुपात मापनी इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट है। In an intervention-based action research process, which of the following is the usually recommended sequence? क्वेश्चन नंबर 20, बेटा सिर्फ यहाँ पे आपसे एक चीज कही गई है, एक्शन रिसर्च के स्टेप पूछे गए हैं, सिर्फ घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, लग रहा है पता नहीं क्या चीज है, लेकिन एक्शन रिसर्च के स्टेप पूछे गए हैं। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, PAOR, रट लो, इसको पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, कम से कम एग्जाम में 10 से 15 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। PAOR। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, ये वाला इतना इजी क्वेश्चन है ना कि अगर आपको समझ में आ गया तो आप कहोगे भगवान इतने इजी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में और हमें पता ही नहीं। दो शहर हैं P और Q, एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक कार स्थान P से Q को 40 किलोमीटर की गति से जा रही है और वापस P स्थान पर 60 किलोमीटर की गति से लौट रही है, यानी पहले 40 किलोमीटर की गति से जा रही है, 60 से लौट रही है, तो कार की औसत रफ्तार कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? एक तरफ जा रही है, एक तरफ आ रही है, तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है। औसत चाल 2AB, ए बी यानी ए मतलब जो जा रही है, बी मतलब जो आ रही है, तो सिंपल सा आपको यही करना है। यहाँ पर a प्लस बी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, a प्लस बी है, तो आपको क्या करना है, 2 लेना है, ये लगाना ही लगाना है, एक जो जा रही है, एक जो आ रही है, फिर नीचे दोनों जो जा रही है और जो आ रही है, यानी 60 और 40। आंसर निकालो जल्दी से। जो जा रही है और जो आ रही है 60 प्लस 40,
इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डेली बेसिस पे मिल रहा है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल रहे हैं, साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी है, बट आप लोग टेलीग्राम से भी कलेक्ट कर सकते हैं। फाइल सेक्शन पे चेक कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें 40 आ रहा है, लेकिन अगर हम 2 इंटू 60 इंटू 40 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 60 प्लस 40 कर दो, सीधा सीधा 100। ऊपर की संख्या क्या हो गई? अब करो जरा, सिंपल से सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 इंटू 60 इंटू 40 हो जाएगा 4800, और डिवाइड करेंगे 100 से तो आएगा 48, और यहाँ पर बिल्कुल सही है निकू, ये गलत आंसर है क्योंकि सही आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर होना चाहिए 48 ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 22, रीजनिंग का एक क्वेश्चन। 2, 9, 20, 35, 54, 77 एंड x, यानी x की वैल्यू बताइए क्या होगी। जल्दी से बताइए, इसमें जो सीरीज लगी हुई है वो सीरीज कौन सी है? एक 104। चलो देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। आप क्या होता जा रहा है? 7, 11, 15, 19, 23, 27, यानी 4 का गैप उसके आगे भी होता जा रहा है। सही आंसर 104। क्वेश्चन नंबर 23, आईसीटी का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। टाइम स्टार्ट है अब। क्वेश्चन नंबर 23, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है। क्वेश्चन को प्रॉपर देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, दिमाग लगाइए। अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये वाला, अवेयरनेस का। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है। ब्लूटूथ में कौन सी ऊर्जा की खपत होती है? ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है, गलत है क्योंकि ये दोनों ही टेक्निक वायरलेस टेक्नोलॉजी मानक पर आधारित है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी की रेडियो आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज होती है, जबकि वाईफाई की कितनी होती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड या एसआई यूनिट हर्ट्ज में मापी जाती है सीपीयू की क्लॉक स्पीड को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। इनमें से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ अपने साथ वापस ले गए और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा? क्वेश्चन नंबर 24, और सही आंसर है इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्वेंग सॉन्ग, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 24। 24 के बाद एक और क्वेश्चन 25, इजी क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। साथ ही लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को और भी दिखा दूं, जो लोग भी जिनको नहीं पता चल रहा है, 1 मिनट मैं होल्ड कर रही हूँ मीडिया रिसोर्स को, यानी कि घड़ी रुक जा रही है, टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये है हमारा चैनल। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को अगर प्रोफाइल सेक्शन पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 मोर लिंक्स दिख जाती हैं। यहाँ से आप हमारे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक बस क्लिक करना है, वेबसाइट की लिंक क्लिक करना है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक क्लिक करना है, सिर्फ आपको इन पे क्लिक करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से जितने भी लोग दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर अवर मेंबर देखिए कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आप ज्वाइन बटन देख रहे होंगे, इस ज्वाइन बटन से आपको ज्वाइन कर लेना है जल्दी से जल्दी। और जो यहाँ से यूट्यूब से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेंबरशिप लेने के लिए आप डायरेक्टली भी हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोर पे जाएंगे, देखिए ऊपर की तरफ कम्युनिटी पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएगा, और स्टोर पर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे काफी सारे बुक्स वगैरह, जो आप लोग कहते हो ना कि मैम मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, वो सब भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा मैं दिखा दूं एक बार फिर भी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है, इस वजह से मैं प्रॉपर वहां पे दिखा नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग जितने भी चाहते हैं दिसंबर 2024 की बेहतरीन तैयारी करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक्स है स्टोर में, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था। यहाँ पर आप जीके से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, अगर आप यहाँ पर क्लासेस लेना चाहते हैं, कई लोग हैं जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। सीटेट की, यूजीसी नेट तक की बुक्स अवेलेबल है। तो आप लोग यहाँ स्टोर पे जाके परचेस कर सकते हैं, कम्युनिटी पे जाके डेली बेसिस पे क्विज को अटेंड भी कर सकते हैं। क्विज भी डाल रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि इसको अटेंड नहीं करना है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है इनको अटेंड भी करिए। ठीक है, अब सीधे चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उस पे। क्वेश्चन नंबर 25 और सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, इनमें से कौन सा परिकल्पना, परिकल्पना सामान्यीकरण पर सीधा सीधा जो आंसर है वो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल, यानी कि प्रयोगात्मक और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद यहाँ पर अब हमने कंप्लीट करा है 25 क्वेश्चन आज आपने देखे यहाँ पे। आई होप होम साइंस है, अभी मैं होम साइंस की दीपिका बुक इसमें लगा दूंगी, जिसको भी परचेस करनी है फ्लिपकार्ट के थ्रू है, यहाँ पर जो दिया जा रहा है ये जो बुक है आप लोग डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, डायरेक्ट होम पे डिलीवरी मिलेगी आपको जो बुक्स होंगी यहाँ पे। ठीक है, कोलैबोरेशन है यूट्यूब और फ्लिपकार्ट का, आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको बुक चाहिए बता दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट से आप लोगों को देख करके प्रॉपर बता दूंगी। यहाँ पर अब आज की क्लास अभी ये PYQ की कंप्लीट हो रही है। जिन्होंने भी मेंबरशिप नहीं लिया गाइस, ये रही हमारी UPI ID और ये रहा QR, इसके थ्रू आप ले सकते हैं सिर्फ वन टाइम 299 की, 299 रुपए में आपको मिल रहा है मॉक टेस्ट, आपको डेली क्विज, आपको PYQ सॉल्यूशन, PDF नोट्स, टॉपिक वाइज MCQs चलते हैं, थ्योरी क्लासेस। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ 299 में मिल रही हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से इसकी मेंबरशिप ले लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब ये PDF मिलने वाली है टेलीग्राम पे, तो जल्दी से सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। लिंक मैंने बता ही दी है कि कहाँ मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस।